हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो न्यूटन्स लॉ आपने समझ लिया हुआ है। तो आज हम लोग इस लेक्चर में नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है और एफवीडी कैसे बनाते हैं वो दोनों चीज़ समझ लेते हैं। ठीक है। तो टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये आपको समझ आ चुका है। और एक्शन रिएक्शन कुछ भी अलग नहीं है, दोनों ही साइमल्टेनियस फोर्स की बात करते हैं हम लोग, दोनों एक साथ आता है। ठीक है। तो अगर एक ब्लॉक है और उसको हमने एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दिया तो क्या एक्सपेक्ट करते हैं फोर्स के लिहाज से। डेफिनेटली ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये नीचे जाना चाहेगा, मतलब इसके कांटेक्ट में एक कांटेक्ट फोर्स, मतलब पहला बॉडी दूसरे पे कुछ फोर्स लगा सकता है। लगाएगा ही, ये मैं नहीं कह रहा हूं, लगा सकता है। जब भी दो बॉडी को कांटेक्ट में रखो तो दोनों एक दूसरे पे कुछ फोर्स लगाए, ये संभव है। जैसे अब मैं यहां पे रख दूं दो ब्लॉक, देखना ध्यान से समझना कि भाई एक तो ये अरेंजमेंट हुआ, दूसरा अरेंजमेंट ये है कि अगर मैंने दो ब्लॉक्स रख दिए, देखो एक यहां पे रखा और एक यहां पे रखा, इसके साथ ही दूसरा रख दिया। अब क्या एक दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स है? हो सकता था, नहीं भी हो सकता था, लेकिन अभी देखेंगे तो नहीं है। ऑल्दो दोनों कांटेक्ट में रखे हुए हैं बट दोनों के बीच में फोर्स नहीं है। लेकिन अगर मैंने एक फोर्स अप्लाई कर दिया तो देखोगे दोनों चलना शुरू हो जाएगा सर, विद सम एक्सेलरेशन, जो न्यूटन सेकंड लॉ में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो दोनों चलना शुरू हो जाएगा। इट मींस डेफिनेटली देयर इज सम फोर्स बिटवीन m1 एंड m2। भाई व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m2? Because m1 is applying some force on m2, and that is the main reason behind the acceleration of m2. So दो सॉलिड सरफेस जब भी कांटेक्ट में है तो देर इज अ चांस कि भाई वहां पे कांटेक्ट फोर्स हो जाए। तो अब यहां पे जैसे देखोगे तो यहां पे जैसे इन दोनों के बीच में तो एक कांटेक्ट फोर्स आ सकता है, तो उसी कांटेक्ट फोर्स को हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। क्यों भाई? तो देखो ये क्या हो गया, अ काइंड ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। ये काइंड ऑफ क्या हो गया सर, कॉन्टैक्ट फोर्स हुआ। और ये किधर आता है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, इसलिए इसको नाम नॉर्मल देते हैं, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करता है, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस एक्ट करता है, इसलिए इसको नॉर्मल फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ आ रहा है। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से जैसे आपने उस बॉडी पे एन दिखा है तो नीचे वाले सरफेस पे भी एन दिखाना आपका परम कर्तव्य बन जाता है। ठीक है। तो ये नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखूँ तो m2 पे मैं एक फोर्स इधर दिखा सकता हूँ, इट इज़ ऑल्सो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, सरफेस के परपेंडिकुलर है। दोनों की अलग अलग एफ में बना रहा हूँ, तो देखो इस पर अभी मैं बताऊँगा एफ क्या होता है। ऐसा, तो जब भी हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दूसरे के कांटेक्ट में, दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आता है तो सरफेस पे हमें एक फोर्स एज्यूम करना चाहिए। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो हमें शुरू में एज्यूम करना ही चाहिए। बाद में पता लगेगा कि एनालिसिस के साथ कि है कि नहीं है, लेकिन उस फोर्स का जो डायरेक्शन लिखोगे वो क्या हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है। अब जैसे मान लो एक इंक्लाइन सरफेस है सर, इस पे एक बॉडी रख दिया, इस इंक्लाइन सरफेस पे एक ब्लॉक रख दिया सर। अब क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, जो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स है वो सरफेस के परपेंडिकुलर, तो देखो ऐसा आएगा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो कहीं पे अगर एक स्फेरिकल सरफेस हो सर, अब यहाँ पे इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया हमने, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा है, तो देखो नॉर्मल फोर्स इधर आ रहा होगा। अगर मैंने यही ब्लॉक यहाँ पे रखा होता सर, तो सेंटर से देखो रेडियली आउटवर्ड्स ये नॉर्मल फोर्स हो जाता। इसके अंदर अगर एक बॉडी रख दो सर, देखो नॉर्मल फोर्स इधर आएगा, इधर एक बॉडी रख दो सर, तो देखो नॉर्मल फोर्स इधर आ जाएगा। तो कैसे नॉर्मल, तो सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर आएगा। अब अगर मैं एक ऐसा सिचुएशन दिखाता हूँ जिसमें दो वर्टिकल सॉरी एक वॉल है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, और इसमें एक लैडर जैसी कोई चीज़ रख दी आपने, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो ये रख दिया आपने, तब क्या हो जाएगा सर, अब देखो फिर से सरफेस के परपेंडिकुलर, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को सरफेस के परपेंडिकुलर होना है, तो देखो ये इधर आ जाएगा, तो n1 लिख सकते और एक यहां लिख सकते हो n2, सरफेस के परपेंडिकुलर। जब भी हमें नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स लिखना है
तो वो क्या हो जाएगा सर, सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स होता क्या था ये पता लग गया, कैसे लिखते हैं ये पता लग गया। अब आते हैं एफवीडी पे। एफवीडी कोई फिजिक्स नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। जब भी हम एफवीडी की बात करते हैं तो ये फिजिक्स नहीं है, इसको हम पढ़ते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, एक टेक्निक है। ठीक है, ये क्या होगा, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक प्रकार का टेक्निक है जिसका इस्तेमाल करते हैं फिजिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। दिस इज नॉट फिजिक्स, एक टेक्निक है जिससे फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं या इससे सॉल्व करने में सहूलियत होती है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में क्या होता है, तो हमारे पास एक सिस्टम होगा, तो सिस्टम में बहुत सारे बॉडीज हो सकते हैं, अलग अलग चीज़ें हो सकती है। तो जिस भी बॉडी की एफवीडी बनानी है तो सबसे पहला स्टेप होगा, और मैंने एक बड़ा अच्छा सा वीडियो डाला, आप देखिएगा, शॉर्ट में होगा सर। तो एक मैंने यहाँ पे क्या करना है सर, एक सबसे पहला स्टेप कि भाई सेपरेट द बॉडी, और सिंपली आइसोलेट द बॉडी, सेपरेट द बॉडी फ्रॉम द सिस्टम। अलग करने का मतलब फॉर ऑब्जर्वेशन, ऐसा नहीं कि उसको अलग कर दो, उसको बाहर ही कर दो, नो, फॉर ऑब्जर्वेशन, पर्पस, फॉर ऑब्जर्वेशन पर्पस सेपरेट दैट बॉडी फ्रॉम द सिस्टम, उसको आइसोलेट कर दीजिए, या सिंपली इसको आप ऐसा कह सकते हैं, आइसोलेट दैट बॉडी फ्रॉम द सिस्टम। ठीक है, अब दूसरा जो है, इंडिकेट ऑल द फोर्सेस, देखिएगा, इंडिकेट all direct forces, indicate all direct forces acting on the body, forces acting on the body with direction. So we need to consider only forces which are acting on the body. We should not consider the forces applied by that body. तो हमें यहाँ क्या रखना है, एक्टिंग ऑन द बॉडी, ये बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, अब मैं इसमें से इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ, अब तुरंत समझ जाएंगे ये एफवीडी है क्या। सिंपलेस्ट तरीके से शुरू करते हैं सर, कि अगर एक बॉडी ग्राउंड पे रखा हो तो इसकी एफवीडी कैसी होगी, तो इसकी एफवीडी ऐसी होगी कि अगर अकेला एम है तो देखो, एक तो इसका वेट, तो mg दिखा दिया आपने, एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स n दिखा दे बस। अब ये भी इस पे फोर्स लगा रहा है, ये अर्थ पे भी फोर्स लगा रहा है, सेंटर पे भी एक कॉन्टैक्ट फोर्स भी, लेकिन उसको नहीं लिखना है, हमें सिर्फ उस बॉडी पे जो फोर्सेस आ रहे थे वो लिखना था। ठीक है, अब एक मैं सिंपल एग्जांपल देता हूं और वहां से समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, ताकि आप समझ जाओ। तो हमारे पास एक ब्लॉक ये हो गया m1, फिर एक और ब्लॉक लगाते हैं सर m2, फिर एक और ब्लॉक लगा देते हैं m3, ये देखो, ये हो गया सर। अब अगर हमने यहां पे एक फोर्स अप्लाई कर दिया, अब हमें कहते हैं कि भाई आप तीनों का सेपरेट एफवीडी बना दो, m1 m2 एज वेल m3, तीनों की सेपरेट एफवीडी बना दीजिए। तो m1 से प्रारंभ करते हैं कहानी। तो जैसे m1 से प्रारंभ करोगे तो सबसे पहले इसका वेट दिखा दो सर m1g। ये f जो फोर्स दिख रहा है वो डायरेक्टली इस बॉडी पे दिख रहा है, तो दिखा दो सर f। और ग्राउंड से इसको एक नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स मिल रहा होगा सर n1। और ये m2 के कांटेक्ट, जब भी दो बॉडी कांटेक्ट में हो तो फोर्स लिख दीजिए, आगे पता लगेगा कि अगर वो नहीं होना है तो अपने आप जीरो हो जाएगा सर। तो अब यहाँ पे तो पक्के तौर पे फोर्स है क्योंकि सिस्टम के पास एक एक्सेलरेशन तो होगा ही। तो इन दोनों के बीच में देखें तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, ये इसको धक्का देगा तो इसको ऑपोजिट एक फोर्स मिल रहा होगा। तो इसको मैं कुछ लिख देता हूँ, इन दोनों के कॉन्टैक्ट बीच में एफ डैश, क्लियर है। अब आप आते हैं m2 पे, m2 का खुद का वेट विच इज़ m2g, एक नॉर्मल फोर्स ग्राउंड से विच इज़ n2, ग्राउंड से एक नॉर्मल फोर्स भी लग रहा होगा सर। अब एफ डैश m1 ने लगाया था तो देखो एफ डैश सॉरी इस कांटेक्ट पे, अब m3 के भी कांटेक्ट में, तो m3 को ये इधर धक्का दे रहा होगा तो इसको इधर मिल रहा होगा, तो उसको हम लोग f डबल डैश एज्यूम कर लेते हैं। देखो m2 का काम खत्म हो गया, अब m3 पे आ जाते हैं। तो देखो एफवीडी कैसे लिखते हैं पता लगा। अब इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन के थ्रू ही मैं चीज़ें एकदम पक्की करवा दूंगा, दुनिया भर के क्वेश्चन अभी चल रहे हैं सर। तो ये m3g,
ग्राउंड से इसको नॉर्मल फोर्स, और एफ डबल डैश M2 पे आया, M3 ने लगाया था, तो देखो समझ आई बात। अब देखो सब कुछ वैलिड है क्या, न्यूटन्स थर्ड लॉ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे N1 N2 और N3 में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरफेस के परपेंडिकुलर रखा है, हो जाएगा सर। तीनों का ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लग रहा है, कोई परेशानी नहीं, आपने लिख दिया सर। M1 ने M2 पे F डैश फोर्स लगाया, तो M2 ने M1 पे F डैश लगा दिया, एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक है, डिफरेंट बॉडीज इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन, डन। M2 ने M3 पे लगा F डैश, तो M2 पे आ गया F डबल डैश ऑपोजिट, फिर से देखो इक्वल मैग्नीट्यूड ऑपोजिट डायरेक्शन डिफरेंट बॉडीज, क्लियर है सर। अब ये मत पूछिएगा सर कि F का पेयर किधर है, F का पेयर जब दुनिया में है तो पेयर तो होगा, रियल है तो, है ना, तो पेयर किधर है, तो वो उस पे होगा जिस बंदे ने उस पे फोर्स लगाया होगा, उसका पेयर उस पे होगा। बात समझ आ रही है। तो मेरे ख्याल से FBD कैसे बनाते हैं ये पता चला। व्हाट इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ये बात समझ आ गई। अब धीमे धीमे ये सारी बातें अब और परफेक्ट कर लोगे प्रॉब्लम सॉल्विंग के थ्रू, ठीक है, जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे आप मजबूत होते चले जाएंगे, ठीक है। तो व्हाट इज FBD पता लग गया, कैसे हमने FBD बनाना है, व्हाट इज नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स पता लग गया, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे, ओके बाय, टेक केयर।